हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12th की अकाउंटेंसी पर और पहले चैप्टर यानी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के हम इसमें बात करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और अकाउंटेंसी का पेपर होने वाला है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से पिछले कुछ ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनमें से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप बेटर एग्जाम में स्कोर कर सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल पे अलॉन्ग विद एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी टाइम टू टाइम अपलोड होते रहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पर हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ओपन है वो है एनसीईआरटी की बुक। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्या इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या हो सकता है। अगर हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करें जो कि रीजन असर्शन के फॉर्म में आता है, क्योंकि थ्योरी तो अब आती नहीं है, तो जो रीजन असर्शन आते हैं उस केस में क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। अगर आप लाइन्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि जो पार्टनरशिप की बेसिक सी डेफिनेशन है कौन से सेक्शन में आती है, दैट इज सेक्शन 4। तो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, उसका जो सेक्शन 4 है वो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को as a relation between people who have agreed to share the profits of the business carried on by all any of them acting for all। जैसे कि अगर इसकी बात करें असर्शन में, अगर सपोज क्वेश्चन लिख देता है कि अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी मैनेज्ड बाय अ सिंगल पर्सन एंड देन आपको नीचे दे दिया रीज़न में कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन पीपल हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल एनी ऑफ दम एक्टिंग फॉर ऑल। सो अगेन ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगी और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। रीज़न ऑलरेडी आपको पता चल गया है कि सेक्शन 4 जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो इसको डिफाइन इसी तरीके से करता है। देन यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है कि पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक बार पहले पूछा गया है, तो ये आपको क्लियर ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा है चैप्टर, तो आपको पता होगा कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं, सपोज एक्स वाई जेड मिल के एक फर्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड या एक्स वाई जी हैं ये पार्टनर्स हैं इंडिविजुअली, लेकिन कलेक्टिवली वो क्या है, कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। देन यहाँ पे लिखा है कि द नेम अंडर विच बिजनेस इज कैरीड इज कॉल्ड द फर्म्स नेम, तो ऑब्वियसली ये फर्म्स नेम है। देखिए असर्शन रीज़न किसी से भी बन सकते हैं, तो इस लाइन से भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद वाली लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पर लिखा है कि अ पार्टनरशिप फर्म हैज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी। ये आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है, उन्होंने जिन्होंने इस फर्म को बनाया है उनसे अलग हटकर बिजनेस का कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस यहाँ पर नहीं होता। तो जो पार्टनरशिप की एसेंशियल फीचर्स हैं वो अगले पॉइंट में यहाँ पर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर एसेंशियल फीचर की, तो 2 एंड मोर पर्सन है, तो पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो ऑब्वियसली 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से फॉर्म होती है। अब यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो मैक्सिमम नंबर है पार्टनर्स का वो क्या है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो जो सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं इट कैन बी 100, यानी नॉट मोर देन 100 लिखा है, तो 100 जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फिक्स करी हुई है लिमिट 50 की। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, तो वो 50 है। लेकिन अगर कहीं पे स्पेसिफिकली कोट करके आता है कि जो आपका सेक्शन 464 है कंपनीज एक्ट का, वो क्या पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ पर फिर आप 100 चूज़ कर सकते हैं। देन अगली फीचर की अगर हम बात करें दैट इज़ एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप जो होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं होगी। ठीक है। सो यहाँ पे क्लियरली लिखा भी है कि एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एग्रीमेंट ही यहाँ पर बेसिस होता है रिलेशनशिप का बिटवीन पार्टनर्स। सो अगेन इससे असर्शन रीज़न बन सकता है कि पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पीपल टू डू बिजनेस। ठीक है। एंड देन रीज़न उसका हो सकता है कि द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस या इट इज़ द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। तो दोनों ही फिर ट्रू होंगे और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये इसका होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एग्रीमेंट इज़ इन रिटन फॉर्म। अगेन एक लाइन आ जाती है कि ये क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए कि ये नेसेसरी नहीं है कि एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में हो। ओरल एग्रीमेंट भी इक्वली वैलिड होगा, लेकिन डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए जनरली रिटन एग्रीमेंट को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली मान लीजिए अगर ए और बी पार्टनर्स हैं और लास्ट वन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन्होंने अगर ओरल डीड रखी हुई है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ए और बी दोनों में से कोई भी प्रूफ नहीं कर पाएगा कि जब पार्टनरशिप में उन्होंने एंटर किया था तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई करी गई थी। देन अगली फीचर आ जाती है बिजनेस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पार्टनरशिप का
क्योंकि आपने डेफिनेशन में भी देखा कि वहाँ क्लियरली लिखा था कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब ये बिजनेस क्या है, ये आपने क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज़ जब पढ़ी होगी तो पहली बार आपने इस टर्म को पढ़ा होगा और समझा होगा कि बिज़नेस का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अग्रीमेंट जो होता है यहाँ पर वो बिज़नेस को लेकर होना चाहिए कि कोई बिज़नेस जो है चलेगा। सिर्फ अगर आप को ओनर हैं प्रॉपर्टी के तो इसका मतलब पार्टनरशिप नहीं है। जैसे एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सचिन और रोहित जो है उन्होंने सपोज़ एक लैंड परचेज़ कर लिया है, तो वो जॉइंट ओनर तो हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, लेकिन ये पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर ये एक बिजनेस में है जो कि लैंड परचेज करता है फिर बेचता है प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से, देन दे कैन बी कॉल्ड पार्टनर्स। नाउ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इससे पहले इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो था बोर्ड एग्जाम में आया था, म्यूचुअल एजेंसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो भी बिजनेस चल रहा होता है इट इज़ टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, सपोज एक्स, वाई एंड जी ये 3 पार्टनर्स हैं, इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया, बट किसी रीज़न से मान लेते हैं जो जेड है वो बिज़नेस में टाइम नहीं दे सकता, तो इसने क्या किया है, अमाउंट इन्वेस्ट करी है। सिमिलर वे में वाई जो है उसने भी अमाउंट इन्वेस्ट करी है, लेकिन वो भी बिज़नेस में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, और बिज़नेस को जो देख रहा है वो एक्स देख रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर ये जो लाइन है फिट बैठती है कि एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस या तो सब लोग मिलके चलाएंगे, क्योंकि राइट तो वाई और जेड के पास भी सेम है जो एक्स के पास है, लेकिन इन केस अगर इनके पास टाइम नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है, और एक्स बिजनेस हैंडल कर रहा है, तो भी ये पार्टनर्स कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट हैज़ 2 इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस। पहली चीज़, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। तो जो भी बिज़नेस है उसको कैसे चलाना है, उसकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ सब में, उन सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का पूरा राइट है हर एक पार्टनर को। देन सेकेंड पॉइंट कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल पार्टनर्स। तो अभी जब मैंने कहा था कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट को लेके पूछा गया था। अब ये प्रिंसिपल और एजेंट होते क्या हैं? हर एक पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है दूसरे पार्टनर्स का। तो ये यहाँ से असर्शन बन सकता है, ठीक है। अब रीज़न क्या है? ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट एंड ऑल्सो इज बॉन्ड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स विद रिगार्ड्स टू बिजनेस ऑफ द फर्म। तो बिजनेस जब वो कर रहे हैं फर्म से रिलेटेड जो भी काम हो रहा है उसमें अगर एक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को या किसी को भी कोई चीज़ बोलता है कि हाँ दिस इज़ गोइंग टू हैपन, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 3 पार्टनर्स हैं और उसमें से एक्स थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहा है और वो बोलता है कि मैं आपको सेल पर 20% का डिस्काउंट दूंगा, तो ऑटोमेटिकली वाई और जेड को भी क्या करना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर वो फर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके एक्ट से सारे के सारे पार्टनर्स क्या होंगे, बाइंड होंगे। सिमिलर वे में जेड और वाई अगर फर्म के बिहाफ पे कहीं डील कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और वहाँ पर ये भी कोई कमिटमेंट देते हैं, तो ऑब्वियसली एक्स को भी वो चीज़ माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है इनके बीच में, दैट टर्न्स टू बी प्रिंसिपल एंड एजेंट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले यहाँ पे आया है। यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है एक लाइन में कि रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज सो इम्पॉर्टेंट दैट वन कैन से दैट देयर वुड बी नो पार्टनरशिप इफ एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट। तो अगर म्यूचुअल रिलेशनशिप का जो यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी वाला जो, अगर आप कह सकते हैं कि ये फीचर एब्सेंट है, तो फिर पार्टनरशिप जो है वो नहीं होगी। अच्छा, ये जो फीचर्स हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर तो स्टोरी के फॉर्म में कुछ भी हो सकता है कि ऐसा है, ये है, वो है, तो वहाँ पर इन पॉइंट्स को लेकर भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी फीचर्स को लेकर इस चैप्टर की, अगर हम बात करें कि कौन कौन से फीचर्स हैं और वो क्या चीज़ें आपको बता रही है। देन फिफ्थ पॉइंट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज दैट द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। तो जो प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पर होना चाहिए उसके रिगार्डिंग एग्रीमेंट, कि वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दो द डेफिनेशन कंटेन्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट डिस्क्राइब्स पार्टनरशिप एज अ रिलेशन बिटवीन पीपल हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, द शेयरिंग ऑफ लॉस इज एम्प्लाइड। तो ऑब्वियसली जो आपका क्या नाम है, प्रॉफिट्स की ही बात यहाँ पे करी गई है डेफिनेशन में, लेकिन ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ इन द इवेंट ऑफ लॉसेज, लॉस में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देन एक लाइन लिखी है, इफ सम पर्सन जॉइंस हैंड फॉर द पर्पज ऑफ सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी टर्म्ड एज पार्टनरशिप। तो अगर कोई भी पर्सन एक साथ मिल के काम कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन वो चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए कर रहे हैं, तो उसको पार्टनरशिप आप नहीं कह सकते,
क्योंकि पार्टनरशिप तभी होगी जब ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सो यहाँ पे 6th पॉइंट है कि लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, और इसमें लिखा है कि ईच पार्टनर इज लाइबल जॉइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर। तो इसका मतलब क्या होता है, जो सेवरली होता है इसका मतलब होता है इंडिविजुअली। तो जो पार्टनर है वो सबके साथ मिलके, यानी कि फर्म के बिहाफ पे भी वो लाइबल है और इंडिविजुअली भी वो लाइबल है किन एक्ट्स के लिए, जो उसने करे हैं या फर्म ने करे हैं जब वो पार्टनर था। नॉट ओनली दैट, द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म इज ऑल्सो अनलिमिटेड। और साथ ही साथ यहाँ पे ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, जितने भी एक्ट हैं पार्टनर के टुवर्ड्स द फर्म सब अनलिमिटेड होते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट हिज प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ फर्म्स डेट। तो इसका क्लियर मतलब ये है कि अगर फर्म का कोई भी डेट है, उधारी है, उसको पे करने के लिए पार्टनर की जो प्राइवेट एसेट्स हैं वो भी टेक ओवर करी जा सकती हैं, अगर फर्म की एसेट्स कम पड़ गई थर्ड पार्टी को पे करने के लिए। यानी कि जो भी फर्म के डेट्स हैं अगर वो पे करने में रह जाते हैं, आपके पास उतनी एसेट्स नहीं है, तो लास्ट में पार्टनर्स की जो खुद की पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो सिंपल सा फंडा ये है कि पार्टनरशिप जो होती है वो रिजल्ट है किसका, एग्रीमेंट का, जो भी पार्टनर्स के बीच में बना। अब ये एग्रीमेंट जो है ओरल और रिटर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रिटर्न प्रेफर किया जाता है ताकि अगर कोई भी क्योस या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ईजिली वो कोर्ट में प्रूव भी किया जा सके, या फिर कहीं पर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं ऐसा कि जहाँ पे आपको एविडेंसेस की ज़रूरत है तो वहाँ पे वो रिटर्न एग्रीमेंट जो है आपके काम आएगा। अब यहाँ पे क्लियरली ये भी लिखा है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कभी भी नहीं कहता कि भाई जो एग्रीमेंट है वो राइटिंग में हो। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है, बिकॉज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगर मैंने आपको बताया था अभी कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे जहाँ पर अगर आपको कोई कंडीशन दी हुई है, सो वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ये पार्टनरशिप एक्ट है वो तो नहीं कहता कि रिटर्न में होना चाहिए। साथ ही साथ ये असर्शन रीज़न में भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रिटर्न प्रेफर किया जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एग्रीमेंट लिखा गया है, लिख के रखा है अगर आपने, तो दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। तो ध्यान रहे, रिटर्न एग्रीमेंट जो है दैट इज़ पार्टनरशिप डीड। इट जनरली कंटेन्स डिटेल्स अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ अफेक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसमें सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस हो, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल हो, रेशियोज़ क्या होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, और उसके अलावा पार्टनर्स को क्या क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा, एंड इवन और भी क्लॉजेज होते हैं जो यहाँ पे नीचे मेंशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा आसानी से। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा जहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड इवन आपकी बुक्स में भी होगा या आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो उस बुक में भी ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे क्लॉज है, पार्टनरशिप डीड को अल्टर किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये ध्यान रहे कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है असर्शन रीज़न में कि पार्टनरशिप डीड कैन बी चेंज्ड, और नीचे दिया हुआ है कि इट कैन बी चेंज्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, तो अगेन वो दोनों के दोनों ट्रू होंगे एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा वो। तो ये जो स्टैम्प एक्ट है, इस स्टैम्प एक्ट के कुछ प्रोविजंस हैं जिनके हिसाब से जो पार्टनरशिप डीड है वो बननी चाहिए और फिर उसको रजिस्टर कराया जाता है विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। तो ये स्टैम्प एक्ट जो था वो 1899 में आया था। देन कॉन्टेंट्स की अगर बात करें पार्टनरशिप डीड की तो वो ये है, एंड इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, सपोज अगर क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में आपको पता ही है कि ये लिखा होता है कि ABR पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको पता होता है किस रेशियो में। लेकिन अगर कहीं लिखा होता है कि ABR पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट ये इतना रेट या फिर सैलरी एंड ऑल, और वहाँ पे कोई चीज़ मेंशन नहीं होती, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अगर 2 पार्टनर है तो 1:1 होगा, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 होगा, 4 पार्टनर है तो 1:1:1 होगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविज़न है। तो ये ध्यान रहे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उस पार्टनर को जिसने फर्म को लोन दिया है, वो भी @ 6% पर एनम। अब बच्चे कई बार क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं, वो 6% पर एनम को ऐसा समझ लेते हैं कि वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है, सीधे सीधे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहाँ पर इसको आप यूज़ करेंगे, वो भी तब अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, यानी कि जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है वो। और आप पता कैसे लगाते हैं जनरली कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, जो लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की उसमें देता है। मतलब आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चन में ऐसा होता है, बट हाँ फर्स्ट चैप्टर में ऐसा सच नहीं होता, वहाँ मेंशन्ड होगा आपको जब भी दिया होगा कि पार्टनर ने लोन दिया था फर्म को। साथ ही साथ अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो सैलरी है किसी भी पार्टनर को नहीं मिलेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि
ABC पार्टनर्स हैं एंड देन A डिमांड कर रहा है कि उसको सैलरी चाहिए जबकि देयर इज़ नो पार्टनरशिप डीड, तो क्या A राइट करेक्ट है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी मिलेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ और प्रोविज़न भी है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, और वो क्या है, जैसे कि अगर कोई पार्टनर है फॉर एग्ज़ाम्पल वो बिज़नेस के नाम को यूज़ करके, उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके या बिज़नेस से कनेक्ट होके उसके कनेक्शन के बेसिस पे कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है तो उसको वो प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। सेकंड क्लॉज ये भी कहता है कि अगर पार्टनर कोई भी ऐसा बिजनेस चलाता है जिसका कि नेचर कंपीटिंग है, यानी कि सेम टाइप का बिजनेस है और compete कर रहा है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, तो वहाँ पर भी जो भी प्रॉफिट अगर आपने अपनी फर्म में कमाए हैं तो वो लाकर आपको अपनी पार्टनरशिप वाली फर्म को जो है वो देना पड़ेगा। फिफ्थ चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं पार्टनरशिप फर्म में वो सारे के सारे क्या होंगे, पार्टनर्स को जो भी मिल रहा है पार्टनर से लिया जा रहा है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होंगे। तो जो कैपिटल अकाउंट है वो दो टाइप के हैं, एक है आपका फिक्स कैपिटल एंड एक है फ्लक्चुएटिंग। यानी जो मेथड है कैपिटल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का, चीज़ों को या मेंटेन करने का, वो दो टाइप से होता है। अब यहाँ पर भी अगेन कन्फ्यूजन होता है बच्चों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो आखिर ये है क्या दोनों, फिक्स्ड एंड जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड जो होता है इसमें क्या होता है, एक कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है जिसमें कि कैपिटल जो है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है अनटिल एंड अनलेस एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी हो या फिर कैपिटल आपने विड्रॉ करी हो, ठीक है, जैसा कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा अकॉर्डिंगली। एंड देन क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे पार्टनर्स को जो एडिशनल अमाउंट मिल रही है इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट या फिर उनसे चार्ज किया जा रहा है लॉस या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से चार्ज हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ये इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए आप एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो इस केस में होता है कि बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, डाउट रहता है कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल फिक्स रहेगी, बट ऐसा नहीं है। कैपिटल फिक्स्ड रहती है, इसका मतलब ये है कि ईयर आफ्टर ईयर चेंज नहीं होगी, लेकिन जिस ईयर में अगर आपने सपोज 10,000 रुपीज़ कैपिटल फर्दर इंट्रोड्यूस कर दी तो यानी कि वो ऐड हो गई होगी, और अगर आपने ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल कर दी, मान लेते हैं 5,000 विड्रॉ कर लिया होगा, तो ऑब्वियसली वो कैपिटल क्या होगी, लेस हो रही होगी। तो ऐसी सिचुएशन में फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जब वो चीज़ रिकॉर्ड होंगी तो कैपिटल चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे फिक्स का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इन सब से रिलेटेड होंगे, सैलरी से रिलेटेड होंगे, वो कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं होंगे क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या है, फिक्स्ड है। देन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है उसके केस में क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के केस में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी अगर कैपिटल अकाउंट में विद कैपिटल, तो फिर ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनेगा। लेकिन फिक्स्ड में एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो यहाँ पे लिखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो हमेशा लाइबिलिटीज़ में दिखेगा फिक्स्ड के केस में, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल वहाँ पे माइनस में कभी जाएगी ही नहीं, हमेशा जो है क्रेडिट बैलेंस ही होगा, इसीलिए वो हमेशा लाइबिलिटीज़ में दिखेगा। लेकिन करेंट अकाउंट जो है वो लाइबिलिटीज़ में भी हो सकता है अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, और डेबिट बैलेंस अगर होगा तो फिर वो एसेट्स में दिखेगा। बट जनरली ये फिक्स कैपिटल अकाउंट जो होगा वो हमेशा लाइबिलिटीज़ में ही आपको देखने को मिलेगा। इससे भी असर्शन रीज़न बन सकता है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज अ क्रेडिट बैलेंस, तो ऑब्वियसली वो ट्रू होगा एंड अकॉर्डिंगली जो भी असर्शन होगा देन जो भी रीज़न होगा देन यू विल हैव टू फाइंड आउट कि वेदर इट इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। देन यहाँ पर इसका आपको एक फॉर्मेट दिया गया है कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है फिक्स्ड वाला, उसके केस में क्या होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल के साथ, फ्रेश कैपिटल अगर आती है तो बाय बैंक करके एंट्री होगी, देन टू बैंक अगर वो परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल है तो, एंड देन टोटल करेंगे जो भी होगा डिफरेंस, दैट विल बी टर्म्ड एज बैलेंस सीडी, यानी कैरी फॉरवर्ड जाएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा इस ईयर का। इसके साथ बनेगा करेंट अकाउंट, तो जितने भी बैलेंसेस होंगे या जितनी भी चीज़ें ट्रांजैक्शन होंगे रिलेटेड टू प्रॉफिट लॉस या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, ये सब यहाँ रिकॉर्ड होंगे। इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो बाय वाली साइड है वो रिकॉर्ड कर रही है, यानी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रही है वो सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को मिल रही हैं, जिनसे पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज़ होती है इन शॉर्ट। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट बैलेंस है तो, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। एंड ऐसे ही डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर डेबिट बैलेंस है तो ड्राइंग्स इसमें आती हैं, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसमें आएगी, एंड जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से लॉस बढ़ के आ रहा है वो यहाँ पर आएगा, एंड देन बैलेंस CD जो भी आपका
क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर ये वाली साइड ज़्यादा आ जाती है क्रेडिट वाली तो डेबिट में बैलेंस आएगा, तो वो सी डी हो जाएगा। अगर ये डेबिट साइड ज़्यादा आती है बैलेंस से आएगा तो वो यहाँ सी डी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर बैलेंस सी डी दोनों साइड लिखा हुआ है एंड बी डी भी दोनों साइड लिखा हुआ है। देन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो मेथड होता है उस केस में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है हर एक पार्टनर के लिए, और सारी एडजस्टमेंट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो एक ही जगह रिकॉर्ड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग रिकॉर्ड हुई है। कैपिटल यहाँ रिकॉर्ड हुई थी जबकि ये सारे ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हुए। तो अगर इनको कंबाइन कर दें हम तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। एंड इसका दूसरा लॉजिक ये एक्सप्लेनेशन आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा अकाउंट जिसमें कैपिटल क्या हो रही है, हर ईयर चेंज हो रही है, ईयर आफ्टर ईयर। सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो भी फ्लक्चुएटिंग वाला जो है वो। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस जो है कैपिटल का वो, देन अगर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी गई तो बाय बैंक, देन बाय सैलरीज, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। सिमिलर वे में इधर की तरफ ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन है डेबिट बैलेंस के साथ तो देन प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई लॉस है तो, एंड देन लास्ट में बैलेंस सी डी। डिफरेंस क्या है इन दोनों का अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा। नंबर ऑफ अकाउंट्स की अगर बात करें, फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं सेपरेट, एक कैपिटल एक करेंट, जबकि इसके केस में क्या होता है हर पार्टनर का सिर्फ एक अकाउंट बनता है जो कि कैपिटल अकाउंट होता है। आइटम रिलेटेड टू डीड, ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब के सब करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, जबकि इसमें सारे एडजस्टमेंट्स जो होंगे, ड्राइंग्स हो चाहे सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो एक ही अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, दैट इज़ कैपिटल अकाउंट। फिक्स बैलेंस की अगर बात करें, कैपिटल अकाउंट बैलेंस हमेशा फिक्स रहेगा, यहाँ पे अनचेंज रहेगा अंटिल अनलेस एडिशनल कैपिटल आई हो या फिर विड्रॉ ऑफ कैपिटल हुआ हो, जबकि इसके केस में ईयर आफ्टर ईयर वो चेंज होगा, दैट इज़ व्हाट इज टर्म्ड एज फ्लक्चुएटिंग। क्रेडिट बैलेंस की अगर बात करें तो कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा फिक्स के केस में, क्योंकि वो माइनस में जाएगी नहीं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के केस में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस कुछ भी हो सकता है। और पॉइंट आ जाता है वो है जर्नल एंट्रीज। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इससे रिलेटेड जो भी जर्नल एंट्रीज हैं ये आप पढ़िए क्योंकि ये भी आ सकती हैं। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन पास एडजस्टमेंट का पूछा जाता है, लेकिन हाँ कई बार पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए भी आया है कि आपको पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन बनाना है एंड उसके बेसिस पे आपको जो कैलकुलेशन करनी है प्रॉफिट या लॉस की वो दिखानी है, एंड जर्नल एंट्रीज़ भी आ सकती हैं। तो ये जर्नल एंट्रीज़ हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। देन उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अगेन इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एज आई सेड कि पास एडजस्टमेंट्स है, तो पास एडजस्टमेंट्स को करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट करना है डिफरेंट सिचुएशन में। सपोज़ अगर वो बीच में कुछ और इंट्रोड्यूस कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है तब क्या होगा। आईओडी के जो केसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस हैं कि अगर वो फर्स्ट डे को कर रहा है, लास्ट डे को कर रहा है, मिडिल में कर रहा है या टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तब क्या करेंगे आप, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप पास एडजस्टमेंट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियरली मेंशन होती है कि ये कंडीशंस थी, इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इतना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना था, ये उनका रेशियो था, लेकिन उसको इग्नोर करके डिस्ट्रीब्यूशन जो है किसी और रेशियो में कर दिया गया या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी गई। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं जो आपको समझ के करनी है। एंड पास एडजस्टमेंट्स करने का जो सिंपल सा फंडा है वो यही है कि आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाइए, उसके थ्रू आप नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए। बट इसको करने के लिए कि अगर आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल करेक्टली हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि जो पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन है, पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन में कौन सी चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में पता होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट के जो आइटम्स थे, अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था, कैपिटल अकाउंट हो गया, करेंट अकाउंट हो गया, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हैं तो आप इजीली पास एडजस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि पास एडजस्टमेंट में जब आप एंट्री पास करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि जो डेबिट और क्रेडिट है, क्योंकि जनरल एंट्री करने के लिए आपको डेबिट एंड क्रेडिट तो पता ही होना चाहिए। विदाउट नोइंग दैट एस्पेक्ट कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी, आप जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो उसको कैलकुलेट जब आप करते हैं तो कौन सा साइन आप यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है पी.एन.एल एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल करेंट अकाउंट्स पे। तो इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन है एंड यहाँ पर बात करी गई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो ये जो डेबिट 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 लिखा हुआ है और फिर नीचे यहाँ पे क्रेडिट 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 लिखा हुआ है, तो ये आखिर आया कहाँ से है। जैसे यहाँ पे लिखा है अमाउंट, पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में देखिए क्या था कि नुसरत, सोनू और हिमेश जो है वो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 5:3 है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम पे, और जो ड्राइंग थी इन तीनों की वो दी हुई है
कि 20,000, 15,000, 10,000 रिस्पेक्टिवली। लेकिन जब फाइनल अकाउंट्स क्लोज होते हैं तब पता चलता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करी गई है, यानी कि इट इज़ नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। अब गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। यहाँ पे ही बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि वो सारी एंट्रीज करनी है पेनल अप्रोप्रिएशन वाली, और वो एंट्रीज कर देता है। बट यहाँ पर एक एडजस्टिंग एंट्री की बात करी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे। जब आप लिखेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन डेबिटेड, भाई जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पर जाता है, वो टू साइड में होता है, और टू साइड कौन सी होती है, डेबिट। तो इसका जो साइन आया है डेबिट, ये वहाँ से आया है। देन 4500 हो गया, टोटल करेंगे। अब टोटल करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्रेडिट कैसे हो रहा है। देखिए इस केस में एक सिंगल आइटम था तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये डेबिट है क्रेडिट है। बट आप इसको समझ लीजिए, अगर आप पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड होता है, बाय में, यानी कि यहाँ पर क्रेडिट होता है वो। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये जब नहीं मिला है पार्टनर, मतलब ये चार्ज नहीं करा फर्म ने, तो इसका मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या हो गया है, कम हो गया है, कम गया पार्टनर्स को, क्योंकि बाय में आता इधर आता तो ऑब्वियसली प्रॉफिट फॉर द ईयर बढ़ता। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या होगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये अमाउंट, इतनी अमाउंट जिससे प्रॉफिट आपका कम हुआ है। एंड देन आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये निकल के आएगा। देन आप डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद क्या होगा कि ये जो साइन है डेबिट क्रेडिट का कैसे आएगा, तो इसके लिए आप देखेंगे कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। सपोज़ ये देखिए 250 ज़्यादा है किससे, 2000 से, और इसका साइन क्या है, क्रेडिट, तो हम यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। दूसरे केस में क्या है, जो सोनू है उसके केस में 1500 ज़्यादा है, यानी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट की कम है, तो साइन क्या होगा, डेबिट। ये यहाँ पे जो है अमाउंट, मतलब ये जो साइन लिखा है गलत लिखा है, ये एक्चुअली डेबिट होना चाहिए। एंड सिमिलर वे में इसके केस में भी है कि ये जो साइन है आप देखेंगे अगर, तो ये डेबिट ज़्यादा है तो इसलिए डेबिट होगा। तो जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सोनू हिमेश डेबिट टू नुसरत, और एंट्री यहाँ पे बिल्कुल सही करी गई है। सोनू कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, हिमेश का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ है, और नुसरत का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 250 से। तो इस टाइप से ये होगा। एंड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप क्या नाम है इसको कर पाएंगे। वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर हैं इससे रिलेटेड डिफरेंट केसेस को, तो वो भी आप देख सकते हैं फॉर दी बेटर क्लैरिटी। एंड देन इसके साथ ही इस चैप्टर में जो पॉइंट्स थे ये सारे के सारे कवर होते हैं। एंड देन एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला पॉइंट है, तो उसमें भी एज सच कोई ऐसा बहुत ज़्यादा टिपिकल वो कुछ नहीं है। आपको पास एडजस्टमेंट से रिलेटेड अगर आप करेंगे कि क्वेश्चन आने के चांसेस वही हैं, पास एडजस्टमेंट ही ज़्यादातर पूछा जाता है, तो वहाँ पर आप अकॉर्डिंगली ऐसी टेबल ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे और उसके बेसिस पे उसको सॉल्व करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप उसको समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, साथ साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और एजुकेशनल वीडियोज़ टाइम टू टाइम यहाँ पर अपलोड होते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।